नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। हालाँकि अभी चुनावों में 1 साल का वक़्त लगभग बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की जो रणनीतियाँ हैं, तमाम तरह की जो कह सकते हैं बिसात है राजनीतिक तौर पर हम देखें, तो वो बिछना यहाँ पर शुरू होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी पार्टी हो या बसपा पार्टी हो, सपा पार्टी हो, कांग्रेस हो या और भी तमाम जो छोटे-छोटे दल हैं, वो सब अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, लेकिन बाजी किस तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी, वो अपने आप में उसका जो प्रोसेस है बेहद दिलचस्प यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज इन तमाम पार्टियों के बीच में हम बात करने वाले हैं बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की और मायावती की, क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश की मजबूत नेताओं में से एक रही हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद पर बैठने का गौरव हासिल किया है, उससे एक अलग तरह की छवि मायावती की बनी है। और यहाँ तक कि गठबंधन के साथ-साथ में उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी सरकार को भी चलाया, यानी पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी उन्होंने 2007 से 2012 तक चलाई। लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि मायावती 2012 के बाद से देखा जाए तो पॉलिटिकल तौर पर बेहद कमज़ोर दिखाई पड़ी हैं। लगातार उनकी पार्टी जो है वो खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। और पार्टी ही नहीं खिसक रही, बल्कि उनके तमाम जो बड़े-बड़े धुरंधर नेता थे, वो भी उनका साथ छोड़कर तमाम दूसरी जगह पर जाते हुए दिखाई पड़े, जिससे मायावती की जो ताकत थी वो और ज़्यादा कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ी। हालिया अगर हम उदाहरण की बात करें तो बीएसपी को एक बार फिर बड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि उनके एक बड़े लीडर जिनका नाम एमएच खान है, वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में एक तरीके से कहें तो उनकी जो है स्वागत किया गया है, उनको बड़े ओहदे पर भी तुरंत ज्वाइन करके बैठा दिया गया है। प्रवक्ता उनको बनाया गया है एमएच खान को, और ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि सपा जो है वो तमाम तरह से अब इस बात को लेकर ज़रूर कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सजग भी दिखाई पड़ रही है कि किसी भी तरह से कोई भी बड़ा नेता अगर उनकी तरफ आना चाहता है तो वो तुरंत बाहें फैलाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे में एमएच खान, जिनके अगर पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो बीएसपी के मजबूत सिपाहियों में से एक थे। 33 साल तक, यानी 33 साल तक बीएसपी के साथ में मजबूती के साथ में वो बढ़ते हुए दिखाई पड़े। यहाँ तक कि 2 बार चुनाव भी लड़े। हालाँकि एक बार उन्होंने जो है बीएसपी के टिकट पे ही 2000 कह सकते हैं कि जिस तरह से 1996 में 1996 में चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव वो हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो कांग्रेस की तरफ अपना रुख दिखाते हैं और 2012 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उनको टिकट मिलता है, लेकिन चुनाव में वो हार जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर अगर सफलता की बात करें तो चुनाव में तो भले वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर काफ़ी उनकी अप्रोच दिखाई पड़ती है। उन्नाव से आते हैं, उन्नाव में अच्छी खासी उनकी पूछ भी है, उनकी पहुंच भी है, और इसी का फायदा यहाँ पर सपा उठाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं, सपा तुरंत उनको प्रवक्ता बनाकर, यानी जो टीवी शो में डिबेट करते हैं, वो पैनलिस्ट की श्रेणी में उनको लेकर चली जाती है, जिससे समझा जा सकता है कि सपा किस तरह से दूसरे जो दलों से लोग आ रहे हैं उनका ना सिर्फ वेलकम कर रही है, बल्कि बड़े ओहदे पर बैठाती हुई दिखाई पड़ रही है। वैसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि बीएसपी के पास इसकी काट क्या है, क्योंकि बीएसपी को देखा जाए तो एमएच खान ही कहते हैं कि भाई बीएसपी, अब जो पुरानी बीएसपी थी वो तो बची नहीं। वो पुरानी जो बीएसपी थी वो जिस तरह का कद और जिस तरह की मजबूती थी वो तो कहीं नजर नहीं आती, इसीलिए बीएसपी के साथ चलने में कोई अक्लमंदी नहीं है। और जो एमएच खान है वो तो ये भी कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव सबसे बड़े लीडर इस समय उत्तर प्रदेश के हैं, तो ऐसे में उनके साथ चलना, उनको मुख्यमंत्री बनाना अब उनका लक्ष्य नजर आता है। और वो ये भी कहते हैं, एक तरीके से कटाक्ष करते हैं कि भाई बीएसपी जो है वो सत्ता की रेस से बाहर है, कहीं भी वो नज़र नहीं आती। और उसकी वजह भी वो बताते हैं कि भाई बीएसपी के अगर 2014-24 में अगर वोट शेयर देखा जाए तो महज 8-9% के आसपास नज़र आता है, और 8-9 वोट जो इनके पास वोट शेयर होता है वो मुख्यमंत्री या कह सकते हैं सत्ता की दावेदारी पेश नहीं कर सकते। इसलिए एमएच खान ने कहा कि बेहतर होगा कि मैं सपा की तरफ जाऊं। अब सपा में वो शामिल तो हो गए हैं, उनको ओहदा भी मिल गया है, तो यहाँ से अब बीएसपी के लिए क्या संभावना बनती है, क्योंकि ये झटका बड़ा है। उससे पहले जिस तरह हमने देखा कि नसीरुद्दीन सिद्दीकी जो बहुत लंबे अरसे तक बीएसपी में रहे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं और अब वो सपा में शामिल हो जाते हैं। और दो बड़े चेहरे, एक तरीके दोनों मुस्लिम बड़े चेहरे हैं,
नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि उनकी अच्छी खासी तूती बीएसपी के अंदर बोला करती थी। 91 में बीएसपी से पहली बार वो एक तरीके से एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं, और जब 95 में मायावती पहली बार सरकार में आती हैं तब उनको भी कैबिनेट में मंत्री बनाया जाता है। और यही सिलसिला लगातार चलता हुआ दिखाई पड़ा। 2007 में जब पूर्ण रूप से मायावती सत्ता में आई, यानी बीएसपी सरकार में बैठी, उसमें भी सबसे मजबूत कह सकते हैं कद और पद जो था वो एक तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ही पास था। तो उनकी किस तरह से अहमियत थी पार्टी के अंदर, इसको समझा जा सकता है। और उस समय तो लोग ये भी कहते थे कि मायावती के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मिनी सीएम यानी मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता था, कि मायावती के बाद वो ही सबसे बड़े नेता पार्टी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन 2018 तक आते आते आपस में तलखियां बढ़ जाती हैं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है बीएसपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं। और हाल ही में उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी से भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मोह जो है वो भंग हो गया है। उन्होंने अब एक तरीके से सपा का दामन थाम लिया है, और सपा में आने के बाद एक तरीके से जो मुस्लिम मतदाता है उसकी घेराबंदी की जा रही है, ताकि कोई भी कह सकते हैं समुदाय जो मुस्लिमों में आता है वो उनसे छूट ना सके। और पीडीए का नारा लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव देते रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ जाते हैं कि जिस तरह से मायावती की पार्टी लगातार दिनों दिन कमजोर हो रही है, तमाम उनके नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं, हालांकि पहले भी साथ छोड़ चुके हैं, अभी भी साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में मायावती के लिए खुद की जो रणनीति है उसके ऊपर क्या पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। एकला चलो की वो बात करती हुई दिखाई पड़ती है कि भाई हम अकेले दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना लेंगे, लेकिन क्या वाकई में आज बीएसपी उस कह सकते हैं उतनी ताकतवर नजर आती है, उस मकाम पर नजर आती है जहां से वो अकेले चलने की रणनीति बना सकती है। हालांकि 2007 की अगर हम एक बार फिर बात करें, 2007 में जरूर मायावती और तमाम जो उनके कह सकते हैं नेता थे, उन्होंने जिस तरह की रणनीति पर काम किया, जिस तरह से उन्होंने समीकरण उत्तर प्रदेश में बैठाया, यानी तमाम जातियों को साधने का काम किया, और उसी वजह से बीएसपी को पूर्ण बहुमत वाली सरकार में आने का मौका मिला। लेकिन देखिए 2007 से 2012 तक मायावती ने बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाया, लेकिन 12 के बाद जिस तरह से सपा का कार्यकाल रहा 5 साल के बाद, उसके बाद जिस तरह बीजेपी 2 बार से उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठी हुई है, तो क्या इन तमाम चीजों के बीच में बीएसपी का कहीं कोई स्थान बन पाता है? क्या बीएसपी के लिए कोई जगह निकल पाती है? ये वजह इसलिए भी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी से नगीना से सांसद हैं, वो भी लगातार दम भर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को न सिर्फ मजबूत करेंगे बल्कि अपना जनाधार भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे। एक समय मायावती के जो भतीजे आकाश आनंद, उन्होंने ये बात कह दी थी कि भाई चंद्रशेखर आजाद का कोई जनाधार नहीं है, उन्होंने प्रधानी का इलेक्शन तो जीता नहीं है, तो ऐसे में बड़े ख्वाब सजोना कोई अहमियत नहीं रखता है। और जब नगीना से चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीतते हैं, उसके बाद आकाश आनंद को भी एक तरीके से मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर मिलता है। तो ये भी अब देखने को मिल सकता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद भी एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर खड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह सपा के अंदर नसीमुद्दीन की कह सकते हैं एंट्री हुई है, एमएच खान की एंट्री हुई है, उससे आजम खान का भी कद जो है कमजोर हुआ है, तो क्या वो अब आजाद समाज पार्टी की तरफ जा सकते हैं? तो कई तरह की बातें जो इस समय निकल के सामने आ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण और अहम जो सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं वो ये है कि क्या मायावती को जो एकला चलो की रणनीति पर जो वो काम कर रही है, क्या उस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से उनको लगातार सपा भी ऑफर दे रही है, लगातार उनको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन मायावती कहती है कि किसी के साथ वो नहीं जाएंगी, क्योंकि सबका जो विचारधारा है, सबकी जो किस तरह से आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं बाबा अम्बेडकर साहब के खिलाफ नजर आती है। इसीलिए वो बीएसपी को मजबूत करेंगी, बीएसपी को सत्ता में लेकर आएंगी, लेकिन उसके लिए खाका क्या होना चाहिए अभी तक मायावती या उनकी पार्टी की तरफ से साझा नहीं किया जा रहा है। हालांकि अभी कांचीराम जयंती के मौके पर भी जिस तरह से सपा ने एक तरीके से उस जयंती को सेलिब्रेट किया है, उससे भी ऐसा लगता है कि वो अब दलित वोट बैंक पे भी नजर डाल रहे हैं। और क्या दलितों का साथ 2027 में अखिलेश यादव को मिलेगा और दोबारा दलितों की जो वोट बैंक है उसमें हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मायावती क्या कुछ करती हुई नजर आएंगी, इसके ऊपर नजर लगी रहेंगी। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई मायावती को सपा के साथ जाना चाहिए या एकला चलो की नीति पे ही उनको आगे बढ़ना चाहिए?